तो देखो आर्टिकल 13 का है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मतलब अगर कोई भी लॉ जैसे फंडामेंट, अब एक बात बताओ, लॉ बना मतलब बदलिए कि ये फंडामेंट, तो अगर उसके डेरोगेशन में कुछ होगा, इसके इनकंसिस्टेंसी में कुछ होगा, तो वो फिर फंड मतलब वायलेट कर रहा है तो वो कट जाएगा। यही बोलता है। ठीक है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, क्योंकि लॉ तो 1935 और पहले से वो सब एक्ट वैक्ट से बना चला रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना जो पिछले लॉज बनाए गए थे वो खत्म हो जाएंगे। जैसे आईपीसी बना था 1860 से बना हुआ चला आ रहा है, तो इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से इनफोर्स हुआ 1950 में, उसके आने से पहले जितने भी लॉज थे, और अगर सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, मतलब पार्ट 3 के, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, उतने जितने इनकंसिस्टेंट होंगे ना, तो उस इनकंसिस्टेंसी तक वॉइड होंगे। ठीक है, मतलब ये जो आर्टिकल 13(1) है ना, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहे हैं। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला कि दे आर इनकंसिस्टेंट विथ प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि मान लो कोई लॉ है जो एक पूरा ऐसा लॉ है, ठीक है, इसको इतना ना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इतना ये इस पार्ट को वायलेट कर रहा है, ठीक, लेकिन इतना नहीं कर रहा है, तो सिर्फ इतना ही वॉइड होगा, ये जिंदा रहेगा ना, क्योंकि ये वॉइड वो नहीं कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, एक इसका डॉक्ट्रिन सर्विएबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विएबिलिटी, मतलब अगर एक पूरा लॉ में से उसको 2 पार्ट बना सकते हैं या 3 पार्ट बना सकते हैं, और एक ऐसा छोटा पार्ट है जो वॉइड है, तो बाकी ऑपरेशन में रहेंगे, क्योंकि वो सीवियर किया जा सकता है, एक दूसरे से हटा के देखा जा सकता है। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा लॉ है जो कि ना अगर थोड़ा सा भी उसको काटोगे तो पूरे लॉ का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, तो फिर पूरा लॉ खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। ठीक है, अब इसमें एक और डॉक्ट्रिन है, ठीक है, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है, एक्लिप्स में क्या बोलता है कि जैसे ये नहीं बोल रहे हैं कि वो खत्म हो गया लॉ, है ना, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो लॉ था वो मर गया, नहीं, अच्छा, वो लॉ जिंदा है। ठीक है, तो नहीं वो पार्ट 2 नहीं, जो वॉइड हुआ है ना, वो लॉ कट तो गया नहीं, है ना, वो है अभी भी। अच्छा, वो इफेक्ट में आ जाएगा जैसे मान लो कोई यहाँ पे प्रोविजन था, ये वो था कि लैंड फंडामेंटल राइट्स है ना, प्रॉपर्टी, अब वो हट गया, तो अगर मान लो कोई ऐसा लॉ था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसको वायलेट कर रहा था, प्रॉपर्टी वाले को, तो वो अंदर था, एक्लिप्स, मतलब जैसे मून वाला वो होता है, समझ रहे, एक्लिप्स का मतलब समझ रही है ना, ढक लिया, तो मान ले अभी अंधेरी रात हो गई उस पे, है ना, और जैसे ही प्रॉपर्टी को हटा दिया गया तो अब वो उजाला हो गया, तो मतलब वो आ गया फिर से, तो वो खया नहीं था, वो बस ढक गया था। अच्छा, तो मतलब ये एलिमिनेट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, जो भी इनकंसिस्टेंट पार्ट है, जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा इन फ्यूचर कभी अगर हुआ तो वो वापस आ सकता है, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, ये होता है एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। कभी अब साले वैसे ही जा रहे हैं बहुत अंदर घुस के, तो क्या पता पूछ ला कभी, तो ये वाली बात है कि एक्लिप्स रहेगा। ठीक है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की बात है। ठीक है, बस ये जो भी मैं बात बता रहा हूँ याद रखना, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि पहले से बना हुआ था वो लॉ, ठीक है, चला आ रहा था, उसके बाद वो आया, एक्लिप्स कर गया, ठीक है, वो है। और कुछ लॉज नहीं होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स पे लगते हैं,
और नॉन सिटीजन्स पे नहीं लगते हैं, हाँ। तो फिर वो लॉ जो नॉन सिटीजन पे नहीं लगता है तो वो फिर इसको एक्लिप्स नहीं करेगा ना नॉन सिटीजन्स के लिए। अच्छा। क्योंकि वो तो बनाया गया था, लॉ कौन सा काट रहा था कि सिटीजन पे नहीं लगेगा, तो नॉन सिटीजन पे तो लग ही सकता है वो लॉ, इसीलिए खत्म नहीं हुआ है, वो जहाँ लगना होगा वहीं लगेगा। ओके, ठीक। अब आप दूसरे पे, ये है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करेगा, मतलब उसके बाद जितने भी बनेंगे। तो देखो, द स्टेट शॉल नॉट मेक एनी लॉ, मतलब अब बना नहीं सकती है कोई लॉ, ठीक है। कौन कैसे? टू टेक अवे और एब्रिज द राइट conferred by this part, okay. And any law in contravention with this clause shall to the extent of contravention be void. extent of contravention मतलब समझ गई कि जितना वो होगा, हाँ. है ना। और इसमें क्या है, एक्लिप्स नहीं काम करेगा इस वाले में। okay. इस वाले में अब ये हो गया ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, अब कैसे तुम बना दोगे, वो तो पहले से चला आ रहा था तो अलाउ कर दिए, नहीं तो पता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कोई चीज़ को आपने 10-15 साल पहले जज सजा सुना चुका है, ये कर चुका है, और अब आप काट दोगे तो कितने सारे केसेस आ जाएंगे। इसलिए पोस्ट में तो, प्री में तो ठीक था, पोस्ट में नहीं कर सकते। अच्छा, पोस्ट में कोई एक्लिप्स का सिस्टम नहीं, अगर वो नहीं है तो नहीं है पूरा का पूरा। हाँ, ठीक है। अब देखो ये जो सबसे, अब ये फोर्थ देख लो पहले, फिर थर्ड पे जाएंगे। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ये आया था 22nd अमेंडमेंट से, 24th अमेंडमेंट से। इसमें ये जो कहना चाह रहा है ये तुमको समझ में आएगा जब हम लोग आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तब, ठीक है। बेसिकली ये कह रहा है कि जो भी इस आर्टिकल में ना 13 में वो अमेंडमेंट्स पे अप्लाई नहीं करेगा। अरे उस समय जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में टक्कर चल रही थी ना, तो जुडिशरी एक चीज़ करे तो गवर्नमेंट काट दे, फिर जुडिशरी उसको काटे तो गवर्नमेंट कुछ और लाए अमेंडमेंट। तो ये पूरी कहानी अभी जब आर्टिकल में लोग पढ़ेंगे ना ये 368 तब समझ लेंगे। तो उसमें ये किया गया था, उसके वजह से इंदिरा गांधी ने ला करके किया था, ठीक है, ठीक है। अब देखो थर्ड पे आओ, लॉ। अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग लॉ को वाइड कर देंगे, ये तो लॉ होता क्या है, ठीक। ऑर्डिनेंस कौन लाता है? प्रेसिडेंट, है ना। तो मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, ऑर्डिनेंस भी, ऑर्डर भी, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक। कस्टम तो मतलब जैसे ट्राइबल कस्टम्स भी इंक्लूडेड होंगे ना इसमें। हाँ, कस्टम सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब क्या पर्टिकुलर कस्टम होगा नहीं होगा वो तो केस टू केस डिसाइड करता है कोर्ट, ठीक है। अब लॉज इन फोर्स, लॉज पास और मेड बाय लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट बनाई, अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेचर भी होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना देते, एग्जीक्यूटिव भी बनाती है वो, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, हटाया नहीं गया, नॉट विथस्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयरऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरियाज, ठीक। अब ये बस डिफाइन कर रहा है। अब इसमें ना एक जो चीज़ आती है कि क्या पर्सनल लॉज, जैसे जो हिंदू मुस्लिम लॉज और ये क्या इसके अंदर आते हैं कि नहीं, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है अभी। अच्छा, कुछ केसेस बोलते हैं, जैसे एक नरसू माली केस है, अप्पम माली केस, उसमें कहा था नहीं होता है, लेकिन अब देखो सबरीमाला में कर दिया, है ना। फिर तुम्हारा वो जो शायरा भानु में कर दिया, तो कुछ में कर दे रहे हैं कुछ में नहीं। अब जैसे नरसी अप्पम मालू वाला जो है वो बहुत पुराना केस है, 19 समथिंग का है, लेकिन उसके बाद अब करने लगी है, तो अभी एकदम क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए पूछा नहीं है। तो वक्फ बिल वाला वो क्या, वक्फ बिल वाला वक्फ बिल वाला, हाँ। वही तो कुछ वो भी तो ऐसे ही आएगा ना कि उसमें हाँ। भी तो वही कर रहे हैं, हाँ। तो ये है कि उसमें क्लैरिटी नहीं, बस इतना ही है।